हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे हीरो के बारे में जिन्होंने एक अलग मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जब तक ये जिंदा थे, जब तक ये हमारे देश में थे, उन्होंने मुगलों के नाक पर दम करके रखा हुआ था। औरंगजेब लगातार जिनसे टक्कर लेता रहा और हारता रहा। ऐसे शिवाजी महाराज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनका नाम आज भी हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, जिन्हें पहाड़ों पर रहने वाला चूहा कहा जाता है और गौरिल्ला वॉरफेयर में, गौरिल्ला युद्ध नीति या छापामार नीति में जिन्हें कोई नहीं हरा पाया, कोई नहीं डिफीट कर पाया, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आज हम यहाँ पे बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इनकी बर्थ के बारे में, है ना, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके अलावा इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, इनके द्वारा लड़े गए डिफरेंट बैटल कौन कौन से हैं, मुगलों से कैसे सामना हुआ, कब इन्हें अरेस्ट किया गया, इसके बाद इनकी डेथ कब हुई और इनकी जो पॉलिसी थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उन पे हम चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। क्योंकि ये सारे सेशन जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ मैं, ये एसएससी और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनको पॉइंट आउट करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे सेशन रन हो रहे हैं। इसलिए लास्ट में काफ़ी सारे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और इसके पहले मैंने काफ़ी सारे हिस्टोरिकल फिगर्स जो हैं, हमारे इंडियन हीरोज़ हैं, उनके ऊपर अलग से बायोग्राफी कवर की है, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर नहीं देखी है तो उनको जाके प्लीज़ देखेंगे, जिससे आपको हर एक पर्सन के बारे में इंडिविजुअल जानकारी मिलेगी कि उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किए, फ्रीडम फाइटिंग में उनका स्ट्रगल में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो सारी बातों को मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। नहीं देखा है तो बिल्कुल आज ही जाइएगा प्लेलिस्ट में, और वो सारे फ्रीडम फाइटर्स को, इंडियन हीरो को आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक रहने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे भारत का मैप। यहाँ महाराष्ट्र के छोटे से रीजन में जो है, यहाँ पर मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है। मराठाज एक्चुअली यहाँ पे कर्नाटका में बीजापुर सुल्तान रहा करते थे। बीजापुर के सुल्तान में आप कह सकते हैं कि काम करने जाते थे। बीजापुर के सुल्तान में जो थे, वहाँ पर जमींदार थे या छोटे मोटे सैनिक मिलिट्री के पद पर जमींदारी सिस्टम को संभाला करते थे, ये जो मराठास हुआ करते थे। तो मतलब सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे, उनके अंडर जो है मराठा, मतलब जो छत्रपति शिवाजी महाराज के फादर थे, वो काम किया करते थे। मराठा का जो ओरिजिन माना जाता है वो राजस्थान से माना जाता है। मराठास का जो ओरिजिन माना जाता है वो राजस्थान से माना जाता है कि जो सिसोदिया सिसोदिया जो वंश है, जो सूर्यवंशी है, वहां से इनका ओरिजिन हुआ है। ऐसा भी कहीं कहीं आपको इतिहास में हमारी पुस्तकों में लिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मराठा हुआ करते थे, लेकिन मराठास की कोई इंडिविजुअल आर्मी नहीं थी, इंडिविजुअल कोई इनकी आइडेंटिटी नहीं थी। ये दूसरे राजाओं के लिए जो है वो युद्ध में जाया करते थे, दूसरे राजाओं के अंदर रह के वो काम किया करते थे। जैसे कि बीजापुर के सुल्तान की जो आर्मी थी, उसमें काफ़ी सारे मराठास से जो वॉर करने, युद्ध करने के लिए जाया करते थे, लेकिन इनकी कोई अपनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। अब इस समय जो रूलर थे वो मुगल रूलर थे, और मुगल रूलर भी कौन था? औरंगजेब था। कौन था यहाँ पर? औरंगजेब का रूल था पूरे भारत में, अगर हम मुगल रूलर की बात करते हैं। आप लोग ने औरंगजेब के पहले कई सारे मुगल रूलर के बारे में सुना होगा। शाहजहां है, बाबर, हुमायूं, अकबर। इन लोगों की नीतियां बहुत ही लिबरल थी। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करो, मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करो, ऐसा नहीं। उनकी नीतियां बड़ी लिबरल थी, सभी धर्मों को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया करते थे। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो नाम फेमस है इसमें वो अकबर का है, क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को, सभी राजा महाराजाओं, सबको सम्मान देने का काम किया है। लेकिन औरंगजेब उसके विपरीत थे। औरंगजेब जस्ट अपोजिट थे। वो मुगल धर्म को प्रचार करना चाहते थे, उसका प्रोपोगेट करना चाहते थे। तो उनकी जो नीतियां थी वो बहुत ही कट्टर थी। हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय कराना है, हिंदू प्रथाओं को ख़त्म करना है, जजिया कर को वापस से इन्होंने लगाया। इस तरीके से इनकी जो नीतियां थी ना, वो बहुत ही कठिन थी, बहुत ही कट्टर थी। इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। और जब हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देखेंगे कि मतभेद होने लगे, भेदभाव होने लगे, डिफरेंट कट्टर नीतियों के कारण हिंदुओं को मुस्लिमों में कन्वर्ट किया जाने लगा, हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को किसी ने डिस्ट्रॉय किया है तो वो औरंगजेब है, ठीक है। तो औरंगजेब की जो नीतियां थी, उससे ये जो मराठास और ये दूसरे जो अलग अलग छोटे छोटे से यहाँ पर लोग थे, वो खुश नहीं थे औरंगजेब की नीतियों के कारण। तो आप कह सकते हैं कि औरंगजेब की जो कट्टर नीतियां थी, उसके कारण यहाँ पे मराठा साम्राज्य का उदय होता है, मराठा साम्राज्य निकल कर आता है।
जैसे कि मैंने कहा कि मराठास की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी, ये तो दूसरे की सेनाओं में, आर्मी में काम किया करते थे, सेवाएं दिया करते थे, उनके लिए बैटल लड़ा करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज जो है वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सोचा, जिन्होंने एक नींव रखी एक इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर की। इसलिए फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर किसी को माना जाता है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इसलिए आज भी आप मराठा रीजन में या महाराष्ट्र के रीजन में जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जस्ट गॉड की तरह, भगवान की तरह आज भी उन्हें अतुल्य माना गया है और उनकी पूजा की गई है। तो ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए थोड़ी सी बातें और यहाँ पे हम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो फादर थे साहजी भोसले, वो बीजापुर सुल्तान के अंडर काम किया करते थे, ठीक है। और इनकी माता जो थी वो जीजाबाई थी। और जीजाबाई जो थी वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन थी, बहुत ही भगवान के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, ठीक है। यहाँ पे जो साहजी भोसले थे उनको यहाँ पे पुणे में एक फोर्ट मिला था जिसका नाम था सिवनेरी फोर्ट। उसी सिवनेरी फोर्ट में पुणे में जो है वो शिवाजी महाराज का जन्म होता है। 1627 की बात होती है। 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म जो है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज महाराष्ट्र में है, वहाँ के सिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म होता है। तो आपको पता चल गया है कि इनकी माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम साहजी भोसले था, ठीक है। लेकिन साहजी भोसले जो थे वो हमेशा बीजापुर में ही जनरली रहा करते थे, दूर रहा करते थे फैमिली से। तो इसलिए पूरा जो टेक ओवर था या पूरा जो आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा का काम है, शिवाजी के जो ग्रोथ आपको करानी है, शिवाजी को जो आपको ट्रेनिंग देनी है, वो सारा काम जीजाबाई के अंडर ही था। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर शिवाजी की लाइफ पे किसी को पड़ता है तो उनकी माता जीजाबाई का पड़ता है। जीजाबाई के साथ इनके जो गुरु थे दादा कोंडदेव। अब यहाँ पे दादा शब्द का ये मतलब नहीं कि इनके दादाजी थे, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। दादा कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के गुरु थे और शिवाजी के एक धार्मिक गुरु भी थे जिनका नाम था स्वामी रामदास या समर्थ रामदास जिन्हें बोला जाता है। तो रामदास जी जो है वो शिवाजी के गुरु थे। तो शिवाजी के दो गुरु थे, एक पॉलिटिकल गुरु थे जिन्होंने उनको राजनीति की शिक्षा दी, उन्हें ट्रेनिंग सिखाई, वो दादा कोंडदेव थे। और धार्मिक शिक्षा किसने दी? रामदास जी ने दी। तो ये शिवाजी महाराज जी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा इनके फादर जो थे वो साहजी भोसले थे। ये जागीरदार थे कहाँ पर? बीजापुर सुल्तान के अंदर में, जो बीजापुर की सल्तनत थी उसके अंदर में जागीरदार के रूप में काम किया करते थे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही फाउंडेशन स्टोन रखा है मराठा एम्पायर का। इनका जन्म 19 Feb 1630, एक्चुअली मैंने 1627 वहाँ पे बोल दिया, उसको करेक्ट कर लेंगे, 1630 में सिवनेरी फोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे में, जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके फादर का नाम साहजी भोसले होता है और माता का नाम जो होता है वो जीजाबाई होता है, ठीक है। शिवाजी का नाम जो है वो लॉर्ड शिवा के नाम पे नहीं रखा गया है, जबकि एक डाइटी है, एक देवी है शिवई, उनके नाम पे शिवाजी जी का नाम रखा गया है। इनके गुरु का नाम रामदास और दादा कोंडदेव था, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या आपके रिलीजियस शिक्षा हो। ये सारी शिक्षा किससे ली? इन्होंने शिवाजी महाराज से ली। और ऐसा बोला जाता है कि दादा कोंडदेव ने ही शिवाजी के मन में डाला था कि हमें एक मराठास की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए, हमें एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट स्वराज या अपना एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाना है, मराठा साम्राज्य बनाना है। ये बात भी दादा कोंडदेव ने ही शिवाजी महाराज के मन मस्तिष्क में डाली थी। ये बात भी हमें सीखने को मिलती है। आइए वापस से हम इस छोटे से मैप में चलते हैं, इसको 1630 कर लेंगे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना यार, चलो ठीक है। अब यहाँ पे शिवाजी महाराज ने सोचा कि सबसे पहले तो हमें ये बीजापुर के जो सुल्तान है इनको हराना है। बीजापुर के सुल्तान को हरा के बीजापुर की जो सल्तनत है वो अपने टेक ओवर करनी, अपने अंडर करना है। अब यहाँ पर जब औरंगजेब थे, मतलब मुगलों की फाइट भी जो है वो बीजापुर से लगातार चलती थी। मुगलों की फाइट भी जो है वो बीजापुर के साथ लगातार चलती थी। तो शिवाजी महाराज जी ने पहले इनिशियल फेज में सोचा था कि इनको मुगलों के साथ हाथ मिलाना चाहिए, ठीक है, मुगलों के साथ हाथ मिलाना चाहिए और बीजापुर के सुल्तान को हटाना चाहिए। तो बीजापुर को टेक ओवर पहले हम करेंगे और जब बीजापुर टेक ओवर हो जाएगा उसके बाद हम मुगलों को समझेंगे, मतलब मुगलों को हम बाद में हटाएंगे क्योंकि वो भी थोड़ी पावरफुल है, ठीक है। हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीजापुर के सुल्तान से बीजापुर के जो भी किले हैं, फोर्ट्स हैं, उनको टेक ओवर करते हैं। और इनकी दुश्मनी तो औरंगजेब से है, तो दुश्मन दोस्त हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मुगलों के साथ एक अच्छा रिलेशन बना लेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे मुगलों को भी टेक ओवर कर लेंगे और एक इंडिपेंडेंट जो राज्य है मराठा एम्पायर वो यहाँ पर शिवाजी महाराज बनाना चाहते थे। तो शिवाजी महाराज की ये स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले हमें बीजापुर के सुल्तान को गद्दी से हटाना है और उनकी जो सल्तनत है, उनके जो फोर्ट्स है, उनको अपने टेक ओवर करना है। ये बात यहाँ पर हमको समझ में आई, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ पे अफजल खान कौन थे? बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था अफजल खान। तो अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच में फाइट होती है, अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच में फाइट होती है। और तोरन का फोर्ट
फोर्ट जो है वो बीजापुर सुल्तान के अंदर था, उस फोर्ट को एक्वायर कर लेते हैं, उस फोर्ट पे कब्जा कर लेते हैं शिवाजी महाराज। 19 साल की उम्र से ही शिवाजी महाराज जी ने अलग अलग किलों को कैप्चर करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 300 से ज्यादा किले या 300 से ज्यादा जो फोर्ट है ना, उनको कैप्चर करने का काम शिवाजी महाराज ने किया है। ठीक है, इतनी चीजें। तो जैसे मैंने कहा अर्ली लाइफ में इन्होंने जो है पहले बीजापुर के सुल्तान को हराने के बारे में सोचा था और उन्होंने उनसे तोरण का फोर्ट जीत लिया था। तोरण का फोर्ट यहाँ पर इन्होंने जीत लिया था। इसके बाद इन्होंने कोंडाना का फोर्ट जो है वो एक्वायर कर लिया था आदिल शाह ऑफ बीजापुर से। तो इस तरीके से बीजापुर और मराठास के बीच में आप देखेंगे एक छोटी सी फाइट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अब हमेशा वो बीजापुर के सुल्तान के लिए लड़े। वो एक इंडिपेंडेंट आर्मी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपना खुद का बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बीजापुर की लड़ाई होती है किसके साथ? मराठास के साथ। और वहीं पे फिर पहली बार जो झड़प होती है औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, वो 1657 में होती है। पहली बार जो झड़प औरंगजेब और शिवाजी के बीच में होती है वो 1657 में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल हम देखते हैं, फिर वापस हम उस मैप की तरफ बात करेंगे, या फिर पहले वो मैप ही देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और लिंक पता चल जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हमको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ किलों को यहाँ पर एक्वायर कर लिया और 1657 में पहली बार झड़प औरंगजेब और शिवाजी महाराज की होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर औरंगजेब जो होते हैं वो शिवाजी महाराज की पावर को रिड्यूस करने और ये दक्कन का जो रीजन है, दक्षिण भारत का जो रीजन है, उसको कैप्चर करने के लिए समय समय पे कुछ न किसी को भेजते रहते हैं। तो यहाँ पर शाहिस्ता खान होते हैं। यहाँ पर बंगाल के रीजन में, चटगांव के रीजन में आपने सुना होगा शाहिस्ता खान का नाम। तो औरंगजेब शाहिस्ता खान को भी भेजते हैं कि जाओ यहाँ पे शिवाजी महाराज की पावर को कम करो। लेकिन जितने भी रूलर्स को या जितने भी जमींदारों को, जागीरों को औरंगजेब मराठास की पावर को रिड्यूस करने भेजते हैं और कोई भी सक्सीड नहीं होता। सभी लोगों को शिवाजी महाराज कुचल कर रख देते हैं, सभी लोगों को शिवाजी महाराज कुचल कर रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद शिवाजी महाराज क्या करते हैं, यहाँ पर होता है सूरत। 1664 में सूरत को कैप्चर कर लेते हैं। शिवाजी महाराज क्या करते हैं, 1664 में सूरत को कैप्चर कर लेते हैं। और सूरत जो है एक ट्रेडर की तरह, मतलब बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए सबसे अच्छी जगह जो मानी जाती है वो सूरत मानी जाती है। तो यहाँ पे औरंगजेब आग बबूला हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे सूरत पे कब्जा कर लिया, ऐसे कैसे सूरत पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर औरंगजेब जो है वो, आप देखेंगे यहाँ पे राजपूत राजा, राजा जयसिंह। राजपूत राजा कौन है? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को औरंगजेब शिवाजी महाराज के पास भेजते हैं और कहते हैं जाओ सूरत को वापस से टेक ओवर करके आओ, सूरत को वापस से टेक ओवर करके आओ। तो राजा जयसिंह जो होते हैं वो शिवाजी महाराज के पास 1665 में जाते हैं और यहाँ पे एक फोर्ट होता है, पुरंदर का फोर्ट। तो पुरंदर के फोर्ट को पूरा तरीके से घेर लेते हैं और एकदम तोप बारूद का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। और जयसिंह जो है वो पुरंदर के, मतलब यहाँ पे जो सूरत है उसको वापस से एक्वायर कर लेते हैं। तो 1665 में जयसिंह, जिसे किसने भेजा है? औरंगजेब ने भेजा है, शिवाजी महाराज से सूरत को टेक ओवर कर लेते हैं, वापस सूरत को कैप्चर कर लिया जाता है और पुरंदर के किले को घेर लिया जाता है। और तो 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में एक ट्रिटी होती है जिसे पुरंदर की ट्रिटी कहती है। जैसे कि शिमला में कोई समझौता हो रहा है तो शिमला समझौता बोल देते हैं आप। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझौता किया था, उसको ताशकंद एग्रीमेंट बोलते हैं। वैसे पुरंदर के किले में यहाँ पे राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में ट्रिटी हो रही है, जिसे हम ट्रिटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हैं। 1665 में होती है और इस ट्रिटी में यह कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने जितने भी मुगलों के फोर्ट को टेक ओवर किया है वो सारे उन्हें वापस लौटा दें। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली जाती है। और बोला जाता है कि पुरंदर की ट्रिटी के अंतर्गत बोला जाता है कि जो शिवाजी महाराज के बेटे हैं संभाजी, उनको आगरा बुला लिया जाता है और बोला जाता है कि औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी महाराज भी आगरा जाएंगे। ठीक है, तो शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए पुरंदर की ट्रिटी के अंतर्गत कहाँ पहुंचते हैं? आगरा पहुंचते हैं। तो आगरा पहुंचे शिवाजी महाराज। अब शिवाजी महाराज काफी सारे गिफ्ट वगैरह लेकर भी औरंगजेब के लिए गए थे। वो जाते हैं, औरंगजेब को सलाम करते हैं, गिफ्ट देते हैं, पर औरंगजेब अपनी गद्दी से भी नहीं उठते और कोई अच्छा रिस्पॉन्स वहां पर शिवाजी महाराज को नहीं मिलता, जिससे शिवाजी महाराज को जो है काफी इंसल्टिंग फील होता है। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। उसके बाद जैसे कि एक राजा है, फिर जैसे कि A क्लास ऑफिसर होते हैं, B क्लास, C क्लास और D क्लास ऑफिसर होते हैं, राइट? ऐसे ग्रुप होते हैं ना रेलवे में, ABCD। इस तरीके से यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी के जो वर्कर्स थे या थर्ड कैटेगरी के जो मनसबदार थे, उनके साथ शिवाजी महाराज को बिठा दिया जाता है। तो ये बात शिवाजी महाराज को बहुत इंसल्टिंग लगती है और यहाँ पे शिवाजी महाराज जो है वो आवाज़ उठाते हैं। और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो औरंगजेब जो है वो शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देते हैं। इस तरीके से जयपुरी महल में शिवाजी महाराज को रखा जाता है। तो वहाँ पे हाउस अरेस्ट आप बोल सकते हैं कि शिवाजी महाराज को हाउस अरेस्ट कर लिया जयपुरी महल में। कहाँ पर? जयपुरी महल में शिवाजी महाराज को रखा गया। चारों तरफ सेनाएं हैं, सैनिक हैं कि कहीं से भी शिवाजी महाराज यहाँ किले से भाग ना जाए।
ठीक है ना। लेकिन शिवाजी महाराज एक दिन फलों की टोकरी में बैठकर जो है किले से बाहर निकल जाते हैं और किले से बाहर निकलने के बाद 1670 में वापस से सूरत को कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा बेटा, तुमने हमको धोखा दिया, हमें बुलाया, पुरंदर की चिट्ठी की, उसके बाद हमको कैप्चर कर लिया, तो जाओ हम वापस से सूरत को कैप्चर कर लेते हैं। तो सूरत को कैप्चर करने का काम शिवाजी महाराज ने 2 बार किया है। एक बार 1664 में किया था और दूसरी बार 1670 में किया है। तो इस बात को भी याद रखना कि सूरत को कितनी बार कैप्चर किया गया, तो 1664 में और 1670 में। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो शिवाजी महाराज ने रखी। शिवाजी महाराज के फादर का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था। उनकी माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। शाहजी भोसले कहाँ के जागीरदार थे? तो बीजापुर सल्तनत के अंतर्गत वो जागीरदारी का काम करते थे। इसके अलावा शिवाजी महाराज के गुरु का नाम दादा कोंडदेव था। इनके जो रिलीजियस गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामदास। इतनी चीजें हमको क्लियर हुई। इन्होंने पहली बार बीजापुर के सल्तनत से अफजल खान के साथ इनकी फाइट हुई थी और उन्होंने तोरन के फोर्ट को टेक ओवर किया था। इसके बाद पहली जो इनकी फाइट हुई थी औरंगजेब के साथ वो 1757 में हुई थी। तो औरंगजेब ने सहिस्ता खान को भेजा था शिवाजी महाराज को हराने के लिए। तो क्या सहिस्ता खान शिवाजी महाराज को हरा पाए थे? तो आंसर है नो। फिर 1664 में क्या किया शिवाजी महाराज ने? शिवाजी महाराज ने सूरत को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, सूरत को जब टेक ओवर किया तो उनको हटाने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा? तो औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा। तो राजा जयसिंह ने क्या किया? राजा जयसिंह ने सूरत को टेक ओवर कर लिया और पुरंदर के किले को घेर लिया। इसके बाद क्या होता है? पुरंदर की ट्रीटी होती है। तो पुरंदर की ट्रीटी कब होती है? 1665 में होती है। इसी ट्रीटी के अंतर्गत आगरा में बुलाया जाता है शिवाजी महाराज को। अच्छा, शिवाजी महाराज को कहां पर अरेस्ट करके रखा जाता है? तो जयपुरी महल में उन्हें अरेस्ट किया जाता है। शिवाजी महाराज सूरत को वापस से टेक ओवर कब करते हैं? तो 1670 में वापस से वो टेक ओवर कर लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है। फिर लगातार कई बार औरंगजेब ने महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी पावर को रिड्यूस करने के लिए काफी बार अपने अलग अलग सैनिकों को, अपने अलग अलग जो सेनापति हैं, कमांडर्स हैं, उनको भेजा, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं रहे। कभी भी औरंगजेब जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे और फाइनली फिर औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा डिक्लेयर कर दिया और मराठा को एक इंडिविजुअल एम्पायर की तरह डिक्लेयर किया। ठीक है। तो इसके बाद, इसी घटना के बाद जो है 1674 में 1674 में जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया और खुद को राजा डिक्लेयर किया। इनको जो राजा डिक्लेयर या राजा की जो पदवी दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज बनाया था। तो बनारस के एक पंडित थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। बनारस के पंडित कौन थे? गंगा भट्ट। उनसे उन्होंने राजा का टाइटल लिया था या अपना राजाभिषेक करवाया था। तो याद रखेंगे 1674 में राजाभिषेक हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जब उन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया था। और उनका राजाभिषेक किसने कराया था? बनारस के एक पंडित थे गंगा भट्ट, उनके द्वारा यह अभिषेक कराया गया था। ठीक है। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने गॉरिल्ला वॉरफेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा, छापामार पद्धति के बारे में। अभी जो साउथ का पूरा रीजन है, साउथ में काफ़ी सारे टर्नेट हैं, काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर ईजिली फाइट करना आसान नहीं हो। जब आपके पास सेना छोटी हो तो आप इतनी बड़ी मुगल सेना के साथ आसानी से फाइट नहीं कर सकते। इसलिए शिवाजी महाराज ने गॉरिल्ला पद्धति का यूज़ करते हुए सारे फोर्ट को एक्वायर किया था। गॉरिल्ला पद्धति में क्या होता था? जैसे कि दो माउंटेन्स से दोनों के बीच में कोई एक पतला सा रास्ता, तो यहाँ पे अपने सैनिकों को छुपा दिया जाता था और जब सेना यहाँ से गुजरती थी तो उन पे अटैक किया जाता था। तो छिपकर छापेमारी पद्धति का उपयोग करते हुए शिवाजी महाराज ने बहुत सारी मुगलों की सेना को हराया है, डिफीट किया है और बहुत सारे फोर्ट को कैप्चर करने का काम किया है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे सबसे निपुण किसी को अगर गॉरिल्ला वॉरफेयर में माना जाता है तो शिवाजी महाराज जी को ही माना जाता है। तो आज भी आप देखेंगे नक्सलाइट लोग जो हैं वो छापामार पद्धति या गॉरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि शिवाजी महाराज ने गॉरिल्ला वॉरफेयर कहाँ से सीखा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे मलिक अंबर जो है, उनसे शिवाजी महाराज ने जो है वो गॉरिल्ला वॉरफेयर को सीखने का काम किया था। वो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, आप लोगों ने कौटिल्य चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अंबिका जो आपका यहाँ पे मलिक अंबर है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इसलिए उसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दरबार में रखा था। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज देखो, जैसे कि मुगल जो राजा होता था उसको बादशाह कहा जाता था, वैसे मराठा एम्पायर का जो राजा था उसके पास जो टाइटल हुआ करता था वो छत्रपति हुआ करता था। इतनी चीजें क्लियर है। अब छत्रपति का जो दरबार था ना उसमें 8 मिनिस्टर थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो याद रखेंगे कि शिवाजी महाराज के दरबार में 8 मिनिस्टर थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था और उन्हीं अष्टप्रधान में सबसे ऊपर जो होता था वो पेशवा होता था। तो आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, पेशवा का नाम।
क्लियर हो गई थी चीज़ें? आइए हम यही बातें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुई थी 1659 में। मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही जनरल अफजल खान के बीच में ये हुई थी। तो आप देख सकते हैं पहला बैटल यहाँ पे बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुआ। फिर सूरत को 1664 में इन्होंने कैप्चर कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनायत खान को डिफीट किया था। फिर यहाँ पर औरंगजेब ने जयसिंह को राजा जयसिंह को भेजा था कि वापस से आप सूरत को कैप्चर करो और पुरंदर के किले को कैप्चर करो। तो यहाँ पे मुगल एम्परर और मराठा एम्परर के बीच में बैटल ऑफ पुरंदर होता है 1665 में, और पुरंदर की ट्रीटी होती है। और उसी पुरंदर की ट्रीटी के अंतर्गत जो है जो शिवाजी महाराज मुगलों का जो कैप्चर किया गया फोर्ट था उनको रिटर्न कर देते हैं और आगरा मिलने जाते हैं। और आगरा जब मिलने जाते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है, और बेइज्जती होने के बाद जो है उन्हें जब वो आवाज़ उठाते तो जयपुरी महल में अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब वहाँ से छूटते हैं वो तो 1670 में वापस से सूरत को कैप्चर कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ यहाँ पे सिंहगढ़ 1670 में होता है। ये तानाजी मालसुरे जो कि कमांडर ऑफ मराठा रूलर है अंडर द शिवाजी महाराज, उनके साथ और जयसिंह के बीच में यहाँ पे मुगल आर्मी चीफ के बीच में यहाँ पे युद्ध होता है। लास्ट युद्ध जो शिवाजी महाराज लड़ते हैं, क्योंकि 1680 में 1680 में जो है शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है रायगढ़ फोर्ट में। यहाँ पे शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है। कहाँ पर? रायगढ़ के फोर्ट में। और अपना जो राजाभिषेक कराते हैं वो भी रायगढ़ के फोर्ट में ही कराते हैं। तो याद रखेंगे दो फोर्ट्स के बारे में। इनका जन्म सिवनेरी फोर्ट में होता है, जबकि इनका राजाभिषेक और इनका निधन जो होता है वो रायगढ़ के फोर्ट में होता है। ठीक है। तो अंतिम जो बैटल शिवाजी महाराज के द्वारा लड़ी जाती है वो बैटल ऑफ क्या है, संगमन बैटल ऑफ संगमनेर है 1679 में। ये लास्ट बैटल है शिवाजी महाराज की, ठीक है, जो कि मुगल और मराठास के बीच में होती है। अब यहाँ पर 1680 में तो शिवाजी महाराज की डेथ हो गई, लेकिन औरंगजेब तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि औरंगजेब जो है उसकी डेथ 1707 में होगी। तो शिवाजी महाराज के जो बच्चे होंगे, अगले जो रूलर होंगे, चाहे वो संभाजी हो, राजा राम हो, साहू जी हो, ताराबाई हो, इनके साथ भी औरंगजेब और मतलब मुस्लिम और मराठास की लड़ाई लंबे समय तक चलती रहेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जारी रहेगा कि जब तक औरंगजेब जिंदा है। और जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी 1707 में, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे कम होगा मुगल और मराठास के बीच में। क्लियर हो गई थी चीजें? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट विथ मुगल। तो मैंने बताया था पहला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 1657 में हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ें हमको क्लियर है। इसके बाद आपने देखो सहिस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा था 1659 में, ये बात हमने देखी। फिर सूरत पे अटैक करा था शिवाजी महाराज ने 1664 में। फिर 1665 में यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की जाती है, और 1670 में वापस से सूरत को टेक ओवर कर लिया जाता है शिवाजी महाराज के द्वारा। तो ये कुछ ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो अपकमिंग एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। फिर और अरेस्ट ऑफ शिवाजी महाराज, जैसा कि हमने इसके बारे में पूरी कहानी आपको बता चुकी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि किस तरीके से शिवाजी महाराज को अरेस्ट किया था और शिवाजी महाराज वहाँ से निकलने में सक्सेसफुल रहे थे। फिर 1674 में रायगढ़ के फोर्ट में इन्होंने अपने राजपोशी करवाई थी, राजाभिषेक करवाया था। बनारस के एक पंडित थे गंगा भट्ट, उनकी मदद से इन्होंने राजाभिषेक करवाया था, छत्रपति का टाइटल अपने नाम किया था। इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट मराठा एम्पायर की नींव रखी गई थी शिवाजी महाराज के द्वारा। तो 1680 में इनका निधन रायगढ़ के फोर्ट में हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने कभी भी मनसबदारी सिस्टम को प्रमोट नहीं किया। वो कभी भी मनसब नहीं बांटा करते थे। जैसे कि होता क्या था ना, पहले जो भी सेनापति थे, कमांडर थे, कुछ अच्छा काम किया, कोई बैटल जीता या उनकी सैलरी देनी है तो वो मनसब दे दो। तो मनसबदारी सिस्टम जो था उसके खिलाफ थे। इन्होंने कभी भी मनसब नहीं बांटा। सभी धर्मों का इक्वल इन्होंने सम्मान किया है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो कोर्ट की लैंग्वेज थी वो मराठी और संस्कृत थी रेदर देन द पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज के स्थान पर एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो मराठी और संस्कृत शुरू की थी। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो इनके फोर्ट्स थे उनकी रक्षा के लिए इंडियन नेवी को भी डिप्लॉय किया था। बहुत ही पावरफुल इंडियन नेवी जो थी वो मराठा एम्पायर के पास, शिवाजी महाराज के पास थी। इंडिया फर्स्ट एवर नेवी इन द मॉडर्न एरा वॉज बिल्ड बाय शिवाजी टू प्रोटेक्ट द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने अपनी नेवी को जयगढ़, सिंधुगढ़, विजयदुर्ग जैसे कई सारे कोस्टल फोर्ट्स जो थे वहां पर अपनी नेवी को रखा था। इसके अलावा गौरिल्ला वॉरफेयर के लिए तो ये जाने जाते थे। ये जिस रीजन में रहते थे जहाँ पर सारे माउंटेन, सारी ज्योग्राफिकल लोकेशन, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इन्हें होती थी, इसलिए छापेमार तरीके से ये जो युद्ध लड़ा करते थे। अगर हम शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो दक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हो गया, और मलिक अंबर है ना, जिन्होंने अहमदनगर में रिफॉर्म लाए थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इन्होंने अपने दरबार में 8 मिनिस्टर को रखा था जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था, और इन अष्टप्रधान में मुख्य प्रधान जो होता था वो पेशवा होता था,
है ना, क्योंकि पेशवा ही सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट या कंट्रोल किया करता था, जैसे कि चीफ मिनिस्टर की तरह, चीफ कमांडर की तरह। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज ने जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म करके रैयतवाड़ी सिस्टम को शुरुआत की थी। और इन्हों की जो हेरारकी थी या हेरिडिटी थी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, हेरिडिटी जो थी कि कौन रेवेन्यू लैंड से कलेक्ट करेगा, तो एक हेरिडिटी चली आ रही थी वंशानुगत, उसको भी खत्म किया था। जैसे कि देशमुख, देशपांडे, पाटिल, इन सबको खत्म करके यहाँ पे मीर सरदार की शुरुआत की थी, जो कि स्ट्रिक्टली लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, इन्होंने जो ज़मीन थी उसकी माप भी करवाई थी और ज़मीन के मेजरमेंट के लिए इन्होंने रॉड या काथी सिस्टम को यूज़ किया था। ठीक है, इनके द्वारा चौथ और सरदेशमुखी दो प्रकार के इनकम टैक्स या टैक्स वसूले जाते थे। चौथ जैसे कि समझ में आ रहा है 1/4, तो 1/4 जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ है उसका आपको 1/4 मराठास को देना होता था, जिससे आपकी जो टेरिटरी है उसमें मराठा हमला ना करे। और दूसरा अगर आपसे आप पे इन्वेट करता है, दूसरा अगर आप पे हमला करता है, तो मराठास जो है, मराठास की जो आर्मी है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरीके से चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्सेस है वो यहाँ पर लिए जाते थे। तो ये कुछ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है शिवाजी महाराज का। अगर हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो इनकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थी, इफ़िशियंट आर्मी थी। जो सोल्जर्स थे उनको कैश में पे किया जाता था और जो चीफ ऑफ कमांडर्स थे उनको जागीर दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो आर्मी थी, मतलब आर्मी के अलावा इनके पास नेवी भी थी, मवाली फूट सोल्जर्स थे, कैवलरी थी, हॉर्स राइडर थे और काफ़ी सारे इक्विपमेंट से लेस इनकी जो थी वो मिलिट्री थी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे शिवाजी महाराज के हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना है। अब शिवाजी महाराज को सम्मान देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो जैसे कि इंडियन नेवी में आईएनएस शिवाजी का नाम आपने सुना होगा, वो शिवाजी महाराज के नाम पे रखा गया है। हम बात करते हैं सीएसटी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बारे में, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था मुंबई में, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे ही रखा गया है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी की जो ब्रेवरी थी, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके लिए यहाँ पर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल नेशनल कमेटी की स्थापना भी 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत, शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत भी तिलक के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ स्टेप है जो कि सम्मान देने के लिए शिवाजी महाराज को शुरू किए गए हैं। औरंगजेब कहते हैं, आई यूज माई फुल स्ट्रेंथ फॉर 19 ईयर्स टू स्टॉप हिम बट हिज एम्पायर केप्ट ग्रोइंग। तो 19 साल लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि जब आप मुगल एम्पायर पढ़ते तो मुगलों की हार का या मुगल जो एरा है उसके डिक्लाइन का एक रीज़न ये भी माना जाता है कि औरंगजेब ने अपनी सारी पावर दक्षिण को जीतने में रख दी, दक्षिण को जीतने में लगा दी, मराठाओं से लड़ने में लगा दी। अगर वो अपनी पावर को वहीं यूटिलाइज करते नॉर्थ के रीजन में, तो मुगल एम्पायर जो है वो इतनी जल्दी डिक्लाइन नहीं होता। ऐसा भी एक रीज़न इतिहासकारों के द्वारा देखने को मिलता है कि औरंगजेब ने 19 साल में अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो शिवाजी महाराज को हराने में लगा दी, लेकिन वो हरा नहीं पाए और मराठा एम्पायर लगातार ग्रो होता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन नेवी शिवाजी महाराज को कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी शिवाजी महाराज के ऊपर। अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू शिवाजी महाराज से बेस्ड। इसके अलावा हमारा एसएससी कोर्स अवेलेबल है परचम के एप्लीकेशन पे। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए आप यहाँ पे पूजा 10 एक कोड है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे सारे कोर्सेज में और हमारी टेस्ट सीरीज में भी। क्लियर? तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो हमें पता है 1674 में हुआ था और रायगढ़ के फोर्ट में हुआ था। रायगढ़ ही कैपिटल थी मराठा एम्पायर की। बाद में इस कैपिटल को जिंजी फोर्ट भी शिफ्ट किया गया था, फिर बाद में पेशवा के समय पूना शिफ्ट किया, सतारा शिफ्ट किया, है ना। तो ये बाद में शिफ्टिंग हुई है, लेकिन शिवाजी महाराज के समय जो कैपिटल थी वो रायगढ़ थी। ठीक है, शिवाजी सबमिटेड टू जय सिंह एंड साइन द ट्रिटी ऑफ। तो यहाँ पे जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी? तो अभी हमने देखा है कि पुरंदर के किले को घेरा था जय सिंह ने, तो पुरंदर की ट्रिटी 1665 में यहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर शिवाजी रूल द हेड ऑफ यूनिट ऑफ 25 इज द कैवलरी वॉज नोन एज। तो देखिएगा 25 के ग्रुप होते थे जिसमें सोल्जर्स होते थे, और इन 25 लोगों का जो हेड होता था वो हवलदार कहलाता था। इन 25 लोगों का जो हेड होता था, 25 कैवलरी जो यूनिट थी उनका जो हेड होता था वो हवलदार कहलाता था। ठीक है, अब ये हवलदार जो थे, 5 हवलदार मिला दूं, 5 हवलदार के जो थे उनका हेड कौन कहलाता था? जुमलादार कहलाता था। 10 जुमलादार का जो हेड था वो हजारी चार्ज होता था, और 5 हजारी के अंतर्गत जो है पंचारी होते थे। इस तरीके से एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगी शिवाजी महाराज के समय।
अब यहाँ पे पूछा गया कि रिलीजियस गुरु छत्रपति शिवाजी महाराज के कौन थे, तो हमें पता है गुरु रामदास जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु या रिलीजियस गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक फोर्ट है, फोर्ट ऑफ पर्ली, वो भी रामदास जी को दिया था, जिसका नाम बाद में चेंज करके साजनगढ़ रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर शिवाजी वॉज क्राउंड एट द छत्रपति। छत्रपति का टाइटल कब लिया था शिवाजी महाराज ने, तो 1674 में लिया था। 1674 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम whom शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनेशन। तो किससे अंग्रेजों के खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई की है। आप लोगों ने मराठा और अंग्रेजों का वॉर भी देखा होगा, सुना होगा। तो शिवाजी महाराज ने किससे जो तोप वगैरह थी और जो आपका वेपन्स थे वो लिए थे लड़ने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो आंसर हो जाएगा पोर्चुगल्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ही यूज्ड कैनन एंड एम्यूनेशन फ्रॉम द पोर्चुगल्स टू अटैक द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसलिए पोर्चुगल्स ने अटेला ऑफ हिंदुस्तान जो है वो शिवाजी महाराज को कहा है। पोर्चुगल्स ने अटेलाज ऑफ हिंदुस्तान जो है शिवाजी महाराज को कहा है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम। शिवाजी किंगडम की कैपिटल क्या थी, तो रायगढ़ थी, जैसा कि मैंने कहा रायगढ़ कैपिटल थी। नेक्स्ट है, चौथ क्या था। तो चौथ जैसे कि 1/4 या फिर 25% ऑफ लैंड रिवेन्यू दिया जाता था नेबरिंग स्टेट के द्वारा, जिससे मराठास की आर्मी उन पे अटैक ना करे और उनको प्रोटेक्ट भी करे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम इन 1700 AD, मराठा कंटिन्यू टू द वॉर अगेंस्ट द मुगल अंडर हिज ब्रेव वाइफ। अब यहाँ पर देखिएगा हुआ क्या था, शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के बाद आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज, संभाजी महाराज के बाद आते हैं राजा राम। ठीक है ना, क्या आते हैं, राजा राम आते हैं। और राजा राम की जब डेथ हो जाती है तो इनके जो बेटे होते हैं शिवाजी सेकेंड, इनके जो बेटे होते हैं ना शिवाजी सेकेंड, वो ऐसा बोला जाता है 4-5 साल के होते हैं। अब 4-5 साल के व्यक्ति को तो गद्दी पे बिठा के आप शासन नहीं करवा सकते, तो इनकी जो मदर होती है, मतलब राजा राम की जो वाइफ होती है ताराबाई, वो गद्दी पे बैठती है और शिवाजी सेकेंड के नाम पे रूलिंग करती है। तो ताराबाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरे मराठा एम्पायर में सबसे पावरफुल लेडी अगर किसी को माना जाता है तो वो ताराबाई को ही माना जाता है, जो कि राजा राम की विडो होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे पूरी हायरार्की समझ सकते हैं कि शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, फाउंडेशन स्टोन रखा था मराठा एम्पायर का। शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज जो है गद्दी पे बैठे थे। संभाजी महाराज के जो बेटे थे साहू जी, तो साहू जी को औरंगजेब ने जो है वो अरेस्ट करके रखा हुआ था। तो साहू जी जो थे वो औरंगजेब की गिरफ्त में थे, तो औरंगजेब की गिरफ्त में थे, तो राजा राम जी गद्दी पे बैठते हैं। और राजा राम जी के जो बेटे होते हैं शिवाजी सेकंड, वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनके नाम पे ताराबाई गद्दी पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती हैं। जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो बहादुर शाह फर्स्ट जो होते हैं, बहादुर शाह फर्स्ट जो होते हैं वो साहू जी महाराज को रिहा कर देते हैं। और साहू जी महाराज अब गद्दी पे बैठना चाहते हैं, लेकिन गद्दी पे कौन बैठा है, ताराबाई बैठी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मराठास के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, एक तरफ ताराबाई है और दूसरी तरफ छत्रपति शाहू जी महाराज है। तो फाइनली छत्रपति साहू जी महाराज जो है वो मराठास की गद्दी पे बैठते हैं। क्लियर, तो ये पूरी हायरार्की आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा राम, फिर ताराबाई और फिर साहू जी आपको देखने को मिलेंगे गद्दी में। उसके बाद आप देखेंगे कई सारे यहाँ पे फिर पेशवा का पद पावरफुल होने लगा, और कुछ समय बाद पेशवाओं ने छत्रपति की जो पद था, छत्रपति की जो पोजीशन थी उसको खत्म कर दी और एक्चुअली जो पावर थी वो पेशवास के हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पेशवास होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम वॉज। तो सेकेंड फाउंडर किसे माना जाता है, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, जो कि पहले पेशवा होते हैं, बहुत पावरफुल पेशवा होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बोला गया है द स्टेट ऑफ शिवाजी फादर वॉज। तो शिवाजी फादर जो थे वो पूना, पुणे के किले में शिवनेरी फोर्ट में ही इनका जन्म हुआ है ना शिवाजी महाराज का, तो पूना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिवनेरी फोर्ट। द मराठा डोमिनो ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज। तो जो मराठा एम्पायर था शिवाजी के अंडर, उसको किस नाम से जाना जाता था, स्वराज नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वराज, अपना राज। ड्यूरिंग शिवाजी रूल द काउंसिल ऑफ द स्टेट कंसिस्ट ऑफ। काउंसिल ऑफ स्टेट में 8 पर्सन थे जिनको अष्ट प्रधान कहा जाता था, 8 मिनिस्टर थे जिनको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या कहते थे, अष्ट प्रधान। नेक्स्ट है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वॉज रिफर टू एज। तो पेशवा जो थे वो मेन मुख्य प्रधान थे और इन्हें चीफ मिनिस्टर आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द गौरिल्ला वॉरफेयर वॉज पायोनियर बाय। तो गौरिल्ला वॉरफेयर में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो शिवाजी महाराज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
स्टेशन जो है, जिसको हम CST भी कहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसे किसने डिज़ाइन किया है? तो इसे एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने डिज़ाइन किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है, जिसको पहले विक्टोरियस टर्मिनल कहा जाता था बॉम्बे में, और फिर 1996 में इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंट्रोड्यूस बाय द शिवाजी? इनमें से कौन सा शिवाजी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था? लैंड टैक्स लेते थे बिल्कुल, चौथ और सरदेश मुखी भी लेते थे, लेकिन जो यात्राएं, तीर्थ यात्राएं होती थी, है ना, पिलग्रिम टैक्स नहीं वसूला करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन थे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ताराबाई हु कंडक्टेड द अफेयर ऑफ द मराठा गवर्नमेंट फ्रॉम 1700 to 707 वॉज द विडो ऑफ द मराठा किंग? किसकी विडो थी ताराबाई? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सही आंसर का रिप्लाई भी मैं आपको कमेंट में कर दूंगी। आई होप आपको शिवाजी महाराज के बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, वो डेट्स आपको याद रखनी है। 1630 की डेट आपको याद रखनी है, 1657 की डेट याद रखनी है, 1664 याद रखेंगे, 1665 याद रखेंगे, 1670 याद रखेंगे, 6070 के बाद 6074 और 6080। ये कुछ डेट्स हैं, और यहाँ अगर इतनी डेट्स आपको याद है तो आप शिवाजी महाराज की पूरी कहानी को, पूरी बायोग्राफी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, पहली बार कब सूरत को कैप्चर किया? तो 1664 में। पुरंदर की ट्रीटी कब हुई? 1665 में। दूसरी बार सूरत को कब कैप्चर किया? 1670 में। राजाभिषेक कब हुआ? 1674 में। डेथ कब हुई? 1680 में। तो अगर ये डेट्स आपको याद है, ये ईयर्स अगर आपको याद है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा आंसर राइटिंग भी लिख सकते हैं इन डेट को मेंशन करते हुए। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए फिगर्स के लेके, कुछ हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे आने वाले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।